अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रियल एनालिसिस में हम चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। सीक्वेंस और उसकी टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली। आज बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसके अलावा इसकी हम थ्योरम्स भी देखेंगे साथ साथ और एग्जांपल्स भी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, अ सीक्वेंस Sn is said to be convergent sequence if it converges to a finite point S such that for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that Sn minus S mod less than epsilon where n greater than n naught। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट उस वक्त होगा जब वो किसी एक पॉइंट एस को अप्रोच करेगा। ठीक है, इसे ज़रा आसान ज़ुबान में हम इस तरह कहेंगे कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है एस एन हमारे पास सीक्वेंस है और वो अप्रोच कर रहा है किसको, एक पॉइंट एस को। ठीक है, और वो एस के कितना करीब चला जाता है कि उसका डिस्टेंस जो है इस एप्सिलॉन से भी कम है, यानी कि एस एन और एस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस एप्सिलॉन डिस्टेंस से भी कम है। और इसका क्या मतलब है, वेयर एन ग्रेटर देन एन नॉट। तो देखें, डेफिनेशन में दो चीज़ें हमने सपोज की हैं कि हमारे पास एक एप्सिलॉन गिवन है, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है लेकिन है पॉजिटिव, और एक हमने कहा कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन नाट है। अब एन नाट का क्या मतलब है, एप्सिलॉन का क्या मतलब है, इसी चीज़ को ही हमने समझना है। तो देखें, एक सीक्वेंस है एस एन, उसको हम अप्रोच करवा रहे हैं किसी लिमिट को एस को, तो एन नाट जो है फुट डिस्टेंस है कि उसको हम कितना आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हम जो है एस एन जो हमारा सीक्वेंस है उसको हम एन नॉट डिस्टेंस तक दूर लेके गए हैं और आगे एक पॉइंट है हमारे पास एस, तो ये एस एन और एस का जो फासला है वो एप्सिलॉन से कम है। एप्सिलॉन कोई भी डिस्टेंस, यानी कि सपोज के अब इसको ऐसे ही समझ लें, इसको मैंने सोचा है कि मैं अगर इसको एन नॉट टाइम्स जो है दूर लेके जाऊंगा इस सीक्वेंस को, तो ये क्या करेगा, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस पे जाकर रुक जाएगा, मतलब एस एन और एस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन रह जाएगा। ये चीज़ मैंने सपोज की है। ठीक है, कि मैं अगर इस सीक्वेंस को एन नॉट टाइम्स यानी कि उस पॉइंट एस के करीब लेके जाऊंगा तो उसका फासला इन दोनों के दरमियान कितना रह जाएगा, एप्सिलॉन। अब हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है कि वो कहता है कि आप अगर एस एन को एन नॉट टाइम्स जो है ना वो उसको पास लेके जाते हैं एस के, तो क्या होता है कि जब आप इतना पास चले जाते हैं आप समझते हैं कि डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा, लेकिन ये इतना करीब चला जाता है कि डिस्टेंस हमारे पास कितना रह जाता है, एप्सिलॉन से भी कम। यानी कि एस एन और एस का दरमियानी फासला जितना हम सोचते हैं ये उससे भी कम पे चला जाता है। अगर आपके पास सीक्वेंस ऐसा हो कि जितना डिस्टेंस आपने सोचा है वो उससे भी उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के वो सीक्वेंस जो है किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, किसी एक ख़ास पॉइंट को अप्रोच कर रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और शार्टली इसको हम दूसरे अल्फाज में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मैक्सिमम लिमिट हम लेते हैं किसी भी सीक्वेंस की और वो किसी पॉइंट एस को अप्रोच कर जाता है, तो इसका मतलब है ये वाला सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे इसकी कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। सपोज़ के आप इसमें ले लें 1/n की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इसको जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता है कि n गोज़ टू इन्फिनिटी एस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वही अगर हम एप्लीकेशन इसको अप्लाई करें तो क्या होगा कि एस एन ज़ीरो के इतना करीब चला, जितना हम सोचते हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़ीरो के करीब चला जाता है। तो ये एग्जांपल है किसकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब इसी तरह 1/n² भी है, इसकी मैनी एग्जांपल्स आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिल जाएंगी। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है उसको ज़रा हमने देखना है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस को तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट ले लें कि जितना डिस्टेंस आप सोचते हैं अगर डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन ही आ जाए, तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी कि वो उससे क्या होगा, दूर जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस की आप जब लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर वो लिमिट इनफिनाइट आ जाती है, ठीक है, अगर वो लिमिट इनफिनाइट आ जाती है तो उसको हम किसका नाम देंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का। जैसा कि आप लिमिट लेते हैं n गोज़ टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाती है लिमिट, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होंगे। इसकी एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो ये n जो है ना, ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसका हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। तो जो है ना, कंट्रडिक्शन हम यहाँ पे लेंगे और हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो एस एन है वो अप्रोच कर रहा है एस वन को और वही सीक्वेंस अप्रोच कर रहा है एस टू को, ठीक है ना। देखिए हमने ऑन कंट्रेरी यहाँ पे ले लिया कि हमारा जो सीक्वेंस है वो दो पॉइंट्स को अप्रोच कर रहा है, यानी कि दो लिमिट्स को अप्रोच कर रहा है, एस एन एस वन को भी और यही सीक्वेंस एस टू को भी। तो जो हमने पीछे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक हम इसे क्या लिखेंगे, एस एन जो है माइनस एस वन लेस देन एप्सिलॉन वन, और इसी तरह दूसरे को हम क्या लिखेंगे, एस टू एप्सिलॉन टू, ठीक है। ये चीज़ें हम लिख लेंगे। अब ये कंट्रडिक्शन हमने ली हुई है कि ये दो पॉइंट्स को एस वन को भी अप्रोच कर रहा है, एस टू को भी अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे देखें एस वन माइनस एस टू, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस वन माइनस एस एन टू, ठीक है। अब ये लेस देन और इक्वल टू, ये हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन माइनस एस वन प्लस एस एन माइनस एस टू, क्योंकि देखें हमारे पास मॉड है और माइनस कॉमन लेंगे, मॉड इसको ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। या फिर हमें पता है कि एस एन माइनस एस वन एप्सिलॉन से लेस है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी ख़त्म हो गई, और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन टू से। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस वन माइनस एस टू लेस देन एप्सिलॉन, वेयर इसको हम एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू को एप्सिलॉन की इक्वल ले सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये इक्वलिटी उस वक्त होल्ड करेगी जब आपके पास एप्सिलॉन जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इन इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ आइदर एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए वैसे भी हम एप्सिलॉन जो लेते हैं वो बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस होता है, तो एस एन एस वन को भी अप्रोच कर रहा है, यानी कि बहुत ही हमने कह दिया कि वो एस वन तक पहुंच गया है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस जो हमने एप्सिलॉन वन यहाँ पे सपोज किया
उससे भी कम डिस्टेंस, और S2 को भी अप्रोच कर रहा है तो वो भी एप्सिलॉन 2 से कम डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब है कि फिर S1 और S2 के दरमियान जो फासला है वो बस ना होने के बराबर है, जिसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 माइनस S2 ज़ीरो, और ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। या इसको हम लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू S2। तो S1 S2 के बराबर आ गया। तो ये क्या था, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई कि हमने सपोज किया था कि वो तो दो लिमिट्स को जो है अप्रोच कर S1 S2 को, और यहाँ पे क्या आ गई, वो दोनों लिमिट्स क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। यानी कि हमने इधर कहा था कि ये डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे सेम आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि फिर जो है हेंस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक। लिमिट यूनिक का क्या मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास थ्योरम है, एक और थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये बड़े ही यूज़ होते हैं पीपीएससी के पेपर में, या एमसीक्यूज़ टाइप कोई भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स इसी तरह की दी हुई होती हैं। तो इसका आप थोड़ा सा कंसेप्ट बना लें कि कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। वो कहता है लेकिन कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, बाउंडेड सीक्वेंस है वो मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। तो सपोज़ करते हैं हम, यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास Sn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है S को। एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन हम लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर n नॉट और Sn माइनस S लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम काफ़ी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये चूँकि हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, तो हमने इसको दिखाना है कि ये बाउंडेड है। तो इसी को मैं मॉड ओपन कर लेता हूँ। तो Sn माइनस S ग्रेटर देन लेस देन एप्सिलॉन, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S माइनस ई S प्लस ई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें कि हम लेट करते हैं हमारे पास कोई नंबर m है और वो मैक्सिमम है किसका, मैक्सिमम है S1 S2 S3 अप टू सुवन Sn S माइनस एप्सिलॉन S प्लस एप्सिलॉन। यानी कि ये एक ऐसा नंबर हमने लिया है जो कि इन सब से बड़ा है। मतलब है कि फिर जो हमारे पास Sn होगा वो लेस देन होगा किससे, Sn लेस देन होगा m से। तो पे ये क्या है, इट शोज दैट Sn इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड की डेफिनेशन, इससे पूरा एक लेक्चर है बाउंडेड के ऊपर, वो आपने देख लेना है और लिंक उसका। अब कन्वर्स इसको हम देखते हैं। ये तो हमने शो कर दिया कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है। अब एक सीक्वेंस मैं कन्वर्स में ही ले रहा हूँ -1 की पावर n, और मैं इसको लिखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू 1। अब ये आपके सामने है कि -1 + 1 ये आपके सामने बाउंडेड है। क्या है, बाउंडेड है। और ये भी मैं बड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ सीक्वेंस एंड टाइप्स वाले लेक्चर में, जहाँ पे हमने ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ा था। ये बाउंडेड है, सुपरमम है वो 1 है, इसका इन्फीमम जो है -1 है। सुपरमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों तो फिर वो बाउंडेड होता है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ये किसी ख़ास पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, बल्कि ये कौन सा है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो यहाँ से जो है हमें इस चीज़ का पता चल गया कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है, लेकिन जो बाउंडेड है वो मे और मे नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट हो है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसकी हम जस्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ़ अ सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन इट कन्वर्जेस। अब जो पीछे चीज़ हमने पढ़ी है उसी से ही ये थ्योरम है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड तो था
कन्वर्ज नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो बाउंडेड भी हो और मोनोटॉनिक भी हो। मोनोटॉनिक का क्या मतलब है, ये भी पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा है कि मोनोटॉनिक क्या होता है कि या तो वो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। तो मोनोटॉनिक होना लाजमी है और बाउंडेड। अगर मोनोटॉनिक भी है यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है और बाउंडेड भी है तो वो क्या करेगा, हमेशा कन्वर्ज करेगा। दूसरा रिजल्ट है इफ़ एस एन कन्वर्जेस टू एस देन ऑल ऑफ इट्स इन्फिनिट सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू एस। एस एन जो है वो कन्वर्ज एस को करेगा, कब करेगा, जब उसके जितने भी सब सीक्वेंस हैं वो, यानी कि हमारे पास एस एन एस को कन्वर्ज करता है अगर हम उसके सब सीक्वेंस जो है ना वो भी क्या करेंगे, एस को कन्वर्ज करेंगे। यानी कि सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे। अच्छा, ये भी एक रिज़ल्ट ही समझ लें, थ्योरम ही समझ लें कि हमारे पास कन्वर्ज कर रहे हैं एस को और टी को। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स हैं कि इन दो सीक्वेंसेस का सम जो है वो एस प्लस टी को कन्वर्ज करेगा, डिफरेंस एस माइनस टी को उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर वैसे ही साथ आ जाएगा, स्केलर में ऐड करेंगे तो स्केलर वैसे ही ऐड रहेगा। अगर इनका प्रोडक्ट है तो उनके जो लिमिट्स हैं उनका भी प्रोडक्ट होगा। अगर ये 1/SN है तो अप्रोच करेगा 1/S को, और अगर इनका किस्म की डिवीज़न हो रही है दोनों सीक्वेंसेस की तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी डिवाइड होगा। और ये हमारे पास K1S1 प्लस K2T एन K1S प्लस K2T। अगर ये जितने भी मैंने रिज़ल्ट लिखा है इनके प्रूफ मेरे पास मौजूद है, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको इन सारे रिज़ल्ट्स के प्रूफ चाहिए तो यहीं पे मेरा नंबर शो होगा, व्हाट्सएप नंबर, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। अच्छा, एक लास्ट में एक छोटा सा प्रूफ, और मेरी कोशिश ये थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के जितने भी प्रूफ हैं मैं करवा दूं। स्टूडेंट बार बार जो है कमेंट्स में वो प्रूफ ही मांग रहे होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे जो है ना थ्योरम्स इसमें करा दूं। प्रूव दैट अ बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एफ इन्फिमम। वो कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है यानी कि वो मोनोटॉनिक वाला रिजल्ट है तो वो कन्वर्ज करना चाहिए, और कन्वर्ज किसको करना चाहिए, उसको इन्फिमम को। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया था ताकि टाइम बचाएं। कंसीडर दैट एस एन इज़ बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो इसका क्या मतलब है कि वो आने वाली टर्म से उसकी पिछली टर्म बड़ी। हमें प्रूफ में कहा गया कि वो डिक्रीजिंग भी है और वो बाउंडेड भी है। तो अगर वो बाउंडेड है तो उसका सुपरमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम सपोज करते हैं कि उसका सुप्रीमम कैपिटल एम है और इन्फीमम क्या है, स्मॉल एम है। तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो बड़ा होगा अपने इन्फीमम से, छोटा होगा सुप्रीमम से। अब हमें पता है कि एस एन जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस पोर्शन को लेंगे और इसी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इन्फीमम वाला लेंगे। अब एस एन ग्रेटर देन एम। अब एक कोई भी पॉजिटिव नंबर हम जो है ना एप्सिलॉन लेते हैं और उसको अगर इसमें से एम में से माइनस कर देंगे तो पहले ये इसके लेस देन आर इक्वल टू था, तो अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा एम के, और ये लेस देन होगा एस एन के। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन। अब क्या करेंगे जी, मैंने सब साइलेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, एस एन को इस साइड पे लेके आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ से जो है हम क्या करेंगे, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेते हैं और एम माइनस एस एन लेस दैन एप्सिलॉन। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन में जो है मॉडुलस में हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा, एस एन माइनस एम लेस दैन ई। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज किसको कर रहा है, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। ठीक है, कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्ज किसको कर रहा है, अपने इन्फीमम को कर रहा है। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, इफ़ एस एन टी एन एंड यू एन आर सीक्वेंस है, और किस तरह के सीक्वेंस हों, एस एन लेस देन हो यू एन के और यू एन लेस देन हो टी एन के। और हमारे पास अगर हम सपोज करते हैं कि एस एन और टी एन
ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहे हैं एक सेम लिमिट को, तो जो यू एन है वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा उसी लिमिट को। यानी कि एस एन अगर एल को अप्रोच करता है, टी एन भी एल को अप्रोच करता है, तो जो हमारे पास यू एन है वो भी किसको अप्रोच करेगा, एल को। इसका प्रूफ भी है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट में आप कह सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।